हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भारत के इतिहास से, जो कि 1700 से 1950 तक के बीच के जितने भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे। ये क्लास 2 होगी जो कि इकाई 1 से आपका है। ये एस वेल रेगुलर एनसीओ सभी कॉलेज के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि आपका रिसेंटली एग्जाम हो रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस है और प्लस ये आपके फ्यूचर में भी यही क्वेश्चन आएंगे जो कि अभी एग्जाम हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड, ये 4 तरीके से क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए और सभी का आंसर एक ही होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको आंसर कैसे देने हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। 18वीं सदी में भारत की मुख्य विशेषता बताएं। आपसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसकी विशेषताएं क्या थी 18वीं सदी में। दूसरा क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच क्या संबंध थे। और तीसरा, अथवा में फ्रेंड ही आएगा आपका किसी भी इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन है, आपको आंसर सिर्फ एक ही देना है जो कि अभी हम दिखाएंगे। भारत में 18वीं शताब्दी परिवर्तन नहीं बल्कि निरंतरता का काल था। 18वीं सदी में भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड देख सकते हैं 4 क्वेश्चन का तरीका किस तरीके से पूछने का और इसका उत्तर क्या है। तो आपको जाहिर सी बात है आपको आंसर पूरे के पूरे भर के लिखना होता है। तो आप इन चारों में से कोई सा भी क्वेश्चन आए तो अब ये सारा आंसर स्टार्टिंग टू एंड तक लिखेंगे। तो देखिए आंसर देखते हैं। परिचय में आप लिख सकते हैं 18वीं शताब्दी में भारत में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। कितने हुए थे? 2 परिवर्तन हुए थे जिन्होंने सत्ता के ढांचे को पूरी तरह बदल दिया तथा बहुत से महत्वपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनों की शुरुआत की। पहला, मुगल साम्राज्य से क्षेत्रीय शक्तियों में सत्ता हस्तांतरण तथा दूसरा, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में आए परिवर्तन। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए मौके की तलाश में थी। मुगल सत्ता के पतन ने कई क्षेत्रीय शक्तियों को जन्म दिया था। तो आप देख सकते हैं परिचय किस तरीके से। देन उसका आप पॉइंट में लिख सकते हैं फर्स्ट, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध जो कि 1757 और बक्सर का 1764 के युद्ध के बाद राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त कर लेने पर हुआ है। उसके परिणाम स्वरूप कुछ नए बदलाव आए। सबसे बड़ा परिवर्तन सामुद्रिक व्यापार संगठन में हुआ। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 युद्ध हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो कि एक पहला था प्लासी का, दूसरा बक्सर का था। और इसमें 2 परिवर्तन भी हुए थे जो कि एक समुद्री व्यापार संगठन से हुआ था। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत का प्रभुत्व स्थापित हो चुका है। उसने अपने राजनीतिक और सैन्य व्यापारिक कार्यों में प्रयोग किया था। दूसरा देखिए पॉइंट, 1720 के पश्चात क्षेत्रीय राजनीति में स्थिरता। 1750 से कंपनी के आधिपत्य में नए राजनीतिक संबंधों का प्रारंभ होता है और ये प्रक्रिया 1820 तक जारी रहती है। तो आप देखिए कब तक जारी रहती है? 1820। आपको सन पर ज्यादा फोकस करना है क्योंकि आपका सन ही आपको मार्क्स दिलाएगा। सन आपको बिल्कुल करेक्ट लिखना है, जिसमें प्राय सभी स्वदेशी राज्य का विलय अंग्रेजी शासित इलाकों में कर लिया गया था। वे कंपनी के सहायक संधि के तहत मित्र बन गए थे। थर्ड पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था का मध्य संबंध। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था जो कि चारों का आंसर सेम आप किस तरीके से दे सकते हैं। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। देखिए हिंद महासागर अटलांटिक प्रशांत महासागर के साथ एक विशिष्ट व्यापारिक नेटवर्क हिस्सा था और आरंभ में आधुनिक व्यापार के यूरोपीय ने 18वीं शताब्दी में भारत के व्यापारिक जीवन की प्रकृति और भविष्य पर प्रभाव डाला था। तो उसकी जो भी प्रकृति थी और उसका भविष्य फ्यूचर था उस पर प्रकाश डाला था, यानी प्रभाव डाला था। किस तरीके से डाला था? व्यापार की इस लंबी अवधि में भारत ने हमेशा वस्तुएं सेवाएं प्रदान की थी। भारत ने क्या प्रदान की थी? वस्तुएं सेवा। इस मांग का निर्धारण यूरोपीय व्यापारी के विश्वव्यापी नेटवर्क द्वारा किया गया था। भारत के दृष्टिकोण से इसमें मात्रा में लाभ तथा इस माध्यम से भारत में काफी धन आया था। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था के मध्य संबंध रहा। फोर्थ पॉइंट इज
भारत के जनजीवन के सभी क्षेत्रों में दुर्लभता और आर्थिक, भारत का जो जनजीवन क्षेत्र था वह किस तरीके से उसमें दुर्बलता और आर्थिक आया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके से आप खुद से 2 से 3 बार रीड करेंगे, आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। हम एक्सप्लेन तो कर ही रहे हैं, प्लस आप इसको एग्जाम में लिखेंगे तो काफी अच्छे से लर्न हो जाएगा, आपके लिए तो इजी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट फोर्थ, भारत के जनजीवन के सभी क्षेत्रों में दुर्लभता तथा आर्थिक सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से पतन इस सदी की विशेषता रही। इसी के परिणाम स्वरूप भारत एक विदेशी शक्ति के अधीन हुआ। कृषि की दृष्टि से भारत पिछड़ा रहा, कृषि में भारत पिछड़ा रहा था। 5वां पॉइंट, भारत ने कृषि उत्पादन के साधनों में कोई परिवर्तन नहीं किए और ना ही उत्पादन की मात्रा में कोई सफलता प्राप्त की। केवल किसानों के शारीरिक श्रम से स्थिति को गंभीर रूप से खराब नहीं होने दिया। उनके अत्यधिक श्रम के कारण भारत अपने नागरिकों की आवश्यकताओं का पूर्ति करने में सफल रहा। जो भी हमारा श्रम था उसके द्वारा भारत के नागरिकों की आवश्यकता हमारा भारत पूरा करने में क्या था, सक्सेस था। परंतु कृषक वर्ग की स्वयं की स्थिति गंभीर रूप से खराब, जो भी हमारे भारत में पहले था कृषि के रूप में, वो हमारी स्थिति जो भी थी खराब चल रही थी। सरकार निरंतर लगान की मांग में वृद्धि करती गई तथा जमींदार अथवा ठेकेदार किसानों का शोषण करते गए। भारतीय किसान केवल जीवन मात्र की रक्षा हेतु, 6 पॉइंट देख सकते हैं, भारत के किसान केवल जीवन मात्र की रक्षा हेतु ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ रह सके और वे भी इस कारण कि उनकी आवश्यकता बहुत ही न्यूनतम थी। किसान अपनी आवश्यकता की पूर्ति प्राय अपने गांव निकट के गांव में शारीरिक श्रम से उत्पन्न की गई वस्तुओं से कर लिया करते थे। उनकी न्यूनतम आवश्यकता उनकी एकमात्र शक्ति रही, अन्यथा शासन और समाज की ओर से उनके शोषण में कोई कमी नहीं थी। 7 पॉइंट, भारतीय कृषकों की आर्थिक स्थिति दयनीय थी, परंतु संपूर्ण 18वीं सदी में उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इस प्रकार भारत बहुसंख्यक वर्ग अर्थात किसान न अपनी क्षमता में वृद्धि कर सकती थी और न ही शोषण से मुक्त हो सकता था, न भारत के आर्थिक साधनों में वृद्धि हो सकता है। तो देख सकते हैं भारतीय कृषकों की आर्थिक स्थिति दयनीय किस तरीके से थी, ना ही वो अपने आर्थिक क्षमता में वृद्धि कर सकते, ना अपने शोषण से मुक्त हो सकते थे और ना ही आर्थिक साधनों में वृद्धि कर सकते थे। 8, व्यापार और उद्योग की दृष्टि से भी प्रगति करने में असमर्थ थे। राजनीतिक अस्थिरता, गृह युद्ध, विदेशी आक्रमण आदि के कारण भारत में शांति व्यवस्था स्थापित रखना किसी भी शासक के द्वारा संभव न हुआ। इन परिस्थितियों में आंतरिक विदेशी व्यापार की हानि हुई, उसका प्रभाव उद्योग में भी आया और व्यापार की प्रगति के अभाव में उद्योग लाभप्रद न होने से नष्ट होने लगे। भारत में अनेक स्वतंत्र राज्य हो गए थे। उसने भारत की आर्थिक क्षमता को एक स्थान पर एकत्रित करके उद्योगों के विकास के लिए उपयोग किया और संभव ना हो सके तो विभिन्न स्वतंत्र राज्य अपनी सीमाओं पर व्यापारी कर लेते थे, जिससे वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती थी और व्यापारी वस्तु पारंपरिक आदान प्रदान में असुविधा हुई और व्यापार की हानि हुई। इसमें ये बताया गया कि हमारे व्यापार में किस तरीके से हानि हुई थी। वस्तुओं की जो बिक्री थी उसको प्राइस को हमने इंक्रीज कर दिया था, जिससे हमारा आदान प्रदान जो कि हम पहले करते थे बार्टर सिस्टम, वो करना मुश्किल हो गया था। 9 देख सकते पॉइंट, विदेशी आक्रमणकारियों ने संपन्न नगरों को लूटा। किस तरीके से विदेशी आक्रमणकारियों ने संपन्न नगरों को लूटा? वे नगर ही व्यापार तथा उद्योगों के केंद्र स्थल थे। उसी भांति विभिन्न भारतीय शासकों के पारस्परिक युद्धों में भी संपन्न नगरों की हानि हुई थी। 10.1 सभी कार्य व्यापार तथा उद्योगों को नष्ट करने वाले थे। 18वीं सदी में भारतीय कुलीनों की आर्थिक स्थिति भी ढंग की नहीं रही थी। उस उपभोक्ता को एक ऐसा वर्ग तथा आराम विलसता की वस्तु का उपभोग करता था। इस कारण ऐसी सभी वस्तुओं उत्पादन की आवश्यकता बनी रहती थी, जिससे उद्योगों और व्यापार को प्रोत्साहन प्राप्त होता था। आर्थिक दुर्बलता के कारण भारतीयों की आवश्यकता में कमी हो गई, जिसका कुप्रभाव उद्योगों और व्यापारों पर रहा और इस प्रकार विभिन्न परिस्थिति ऐसी बनी जिन्होंने 18वीं सदी में व्यापार उद्योग को हानि पहुंचे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हानि पहुंच रही है हमारे व्यापार को। 11 पॉइंट, 18वीं सदी में आर्थिक दृष्टि से दुर्लभता होकर भी भारत अपनी संपन्नता को बनाए रखने में समर्थ रह सके। किस तरीके से समर्थ है अपनी आर्थिक में? पिछले कुछ सदियों की तुलना में गिरावट आने के पश्चात भी भारत इस सदी में भी विश्व व्यापार का एक प्रमुख केंद्र स्थल बना रहा है, जिसके कारण विभिन्न यूरोपीय राज्यों ने भी भारत ने
भारत से प्रत्यक्ष व्यापारिक संबंध स्थापित करने लगा और प्रयत्न किए जो कि सफल भी हुए थे। भारत उस समय भी प्रचुर मात्रा में कपास, रेशम, शक्कर, जूट, नील, चाय, अफीम, दवाइयाँ, कीमती पत्थर, मोती आदि विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता था। तो आप देखिए कि 18वीं सदी में जो भी आर्थिक दृष्टि से दुर्लभ होकर भारत अपने कैसे संपन्नता को बनाने में समर्थ थे। उन्होंने कृषि किया, कपास की खेती लगाई, रेशम, शक्कर, जूट, नील, चाय, अफीम और काफी कीमती दवाइयाँ और पत्थर की वस्तुओं का उत्पादन करना चालू कर दिया, जिससे हमारे भारत को कुछ प्रॉफिट होने लगा था। भारत के तत्कालीन उद्योगों में सबसे अधिक प्रगतिशील उद्योग और व्यापार सूती कपड़ा था। और सबसे अधिक क्या था हमारे भारत में? सूती कपड़ा। भारत बहुत श्रेष्ठ कोटि और विभिन्न किस्म तथा रंगों का सूती कपड़ा तैयार करता था, जिसकी मांग संसार के सभी महत्वपूर्ण राज्यों में थी। इस उद्योग के प्रभाव के केंद्र स्थल ढाका, पटना, सूरत, अहमदाबाद, जैनपुर, बनारस, लखनऊ, आगरा आदि थे, जो कि कश्मीर अपने ऊनी वस्त्रों के लिए था और रेशमी कपड़ा भी भारत तैयार कर लेता है। तो 12वां पॉइंट आप देख सकते हैं, समुद्री जहाजों का निर्माण भी भारत का प्रमुख उद्योग था। यूरोपीय व्यापारी भारत में बने हुए समुद्री जहाजों को खरीदते थे। भारत का विदेशी व्यापार उस सदी में भी उसके पक्ष में था। यूरोप, अफ्रीका और एशिया के विभिन्न देशों से उसका व्यापार होता था। इस प्रकार लाभ प्राप्त होता था, जिसकी उसकी संपन्न वृद्धि में सहायता हो सकती थी। तो समुद्री जहाजों का निर्माण हमारे भारत का एक प्रमुख उद्योग, ये कह सकते थे उद्देश्य भी था, जिससे हमें प्रॉफिट कमाने में काफी अच्छा रहा और ये हमारे सहयोग में भी रहा। 13वां पॉइंट, आर्थिक दृष्टि से भारत में एक दुर्लभता प्रमुख रही। और किस तरीके से एक हमारी दुर्लभता प्रमुख थी? भारत में आर्थिक विशेषताएं बहुत गंभीर थी। विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों के आर्थिक साधनों में बहुत गंभीर अंतर था। समाज में एक वर्ग पर्याप्त संपन्न नहीं रहता था। जो भी हमारे वर्ग थे, शासन, कुलीन, जमींदार, उद्योगपति, व्यापारी आदि सम्मिलित नहीं रहते थे, आपस में मेलजोल नहीं रखते थे। इस वर्ग के सब व्यक्ति सभी सुविधाओं का उपयोग करने की स्थिति में थे। दूसरा वर्ग निर्धन का था, जो कि बहुसंख्यक वर्ग था। इस वर्ग में कृषक, जो कि कृषि मजदूर और औद्योगिक मजदूर, साधारण कारीगर आदि सम्मिलित थे। भारत की सभी वस्तुओं के उत्पादन के उत्तरदायित्व इसी वर्ग के व्यक्तियों पर था। वे इस उत्तरदायित्व की पूर्ति भी करते थे, परंतु वे उसके लाभों से वंचित थे। वर्ग के व्यक्ति जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत कठिनाइयों से करते थे। समाज का इन दो असमान वर्गों में भी व्यक्तिगत अन्यायपूर्ण और हानिकारक था, जो कि समाज को एकता को बनाने में बहुत बड़ा बाधा डाल रही थी। दो वर्गों ने जो कि हमारे समाज को क्या कर दिया था? दुर्लभ कर दिया था। एक जो कि था गंभीर वर्ग में हमारा देख सकते थे भारत में आर्थिक विषमता बहुत गंभीर थी, और दूसरा जो कि निर्धनों वर्ग की बहुसंख्यक वर्ग था। 14 पॉइंट देख सकते हैं, 18वीं सदी में सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भारत निसंदेह गिरावट की स्थिति में रहा। जो कि 18वीं सदी में सामाजिक और आर्थिक से हमारा भारत किस तरीके से गिरावट में रहा था? आर्थिक विषमता के कारण भारत निर्धन धनवान दो वर्गों में बटा हुआ था। एक अमीर वर्ग था, एक गरीब, जो कि जिसके कारण हमारा गिरावट शुरू हुआ था। और इन दोनों वर्ग के सांस्कृतिक जीवन में कोई समानता नहीं हो सकती थी। दोनों वर्गों के जीवन की पृथक पृथक मान्यता, मतलब दोनों वर्ग की अलग अलग मान्यता थी। इसके अतिरिक्त हम सामाजिक विविधता, धार्मिक अंतर और विभिन्न भाषाओं के उत्पत्ति क्षेत्र अंतर आदि के कारण भारत पर समाज विभिन्न वर्गों में बांटा हुआ था। और अनेक ऐसे कारण थे जिन्हें इन विभिन्न वर्गों में पारंपरिक प्रतिस्पर्धा विरोध था। 15 पॉइंट देख सकते हैं, हिंदू भारतीय समाज का बहुसंख्यक वर्ग का होना। वह न केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातियों में ही विभाजित था, बल्कि इन सभी की उपजातियों होने के कारण अनेक वर्गों में बांटा हुआ था। 16 जाति व्यवस्था कठोर थी। 18वीं सदी में हमारी जाति व्यवस्था कठोर थी और विभिन्न जातीय पारस्परिक विवाह संबंध खान पान संभव नहीं था, जो कि जाति पंचायत जाति के नियमों को कठोरता से लागू करती थी और नियमों का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को कठोर दंड देती थी, जो कि उन्हें पनिष्ट करती थी। अधिकांशतः व्यक्ति की जाति उसके व्यवसाय को निश्चित करती थी। 17 पॉइंट देख सकते हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से भी भारत गिरावट की स्थिति में। आपको सबसे पहले अपने पॉइंट अच्छे से याद करके 1 से 2 बार लिख लेना है, जिससे आपको पॉइंट ना भूलो। इसके साथ आप ये पॉइंट का मतलब समझ के आप इसकी थ्योरी खुद बना सकते हैं, जिससे आपको इजीली आप आंसर
लिख सके। देखिए, सांस्कृतिक दृष्टि से भारत गिरावट की स्थिति में था। 18वीं सदी से पहले की कुछ सदियों में साहित्य, ललित कला आदि की दृष्टि से भारत की प्रगति का एक प्रमुख कारण भारतीय शासकों द्वारा इनका संरक्षण प्रदान करना था। महान मुगल बादशाह कुलीनों और जमींदारों को हिंदू नरेशों ने सांस्कृतिक प्रगति में सहयोग किया था। उन्होंने अपने धन का प्रयोग आदि विलासिता के लिए किया था, जो विभिन्न ललित कलाओं साहित्य प्रगति के लिए भी किया गया था। लेकिन 18वीं सदी में ना महान बादशाह रहे और ना ही महान कुलीन, जिनके पास धन भी ना था भी उनका उपयोग अधिकांश व्यक्तिगत विलासिता तथा स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया गया था। मतलब आप देख सकते हैं, जिसके पास धन वगैरह थे वो भी इसका उपयोग नहीं कर पाए, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए ही, बस पूर्ति के लिए ही करते थे। और इसका 18वां लास्ट पॉइंट देखिए, इस सदी की एक विशेषता भारत में उच्च वर्ग की नैतिक गिरावट थी। तो आपको बताया जाए कि 18वीं सदी का जो इतिहास था किस तरीके से 18 से 17 तक आया था। धन और सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा, आर्थिक दुर्लभता और विशेषता, सामाजिक विभिन्न कुरीतियों की उत्पत्ति तथा सांस्कृतिक रुचि की गिरावट ने भारत के उच्च वर्ग, धन्याय और शासक वर्ग के जीवन की नैतिक मान्यताओं को नष्ट की थी। उनकी मान्यताओं को किस तरीके से नष्ट की थी, ह्यूमैनिटी को। शासकों, कुलीनों, जमींदारों, धन्याय व्यक्ति का जीवन विलासिता करते कुछ अन्य रह गई थी। वफादारी, ईमानदारी, न्याय आदि सच्चरित्र के गुण उच्च वर्ग ने नष्ट कर लिया। उसके सदस्य का एकमात्र लक्ष्य केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति था, जो कि हमारी 18वीं सदी के विशेषता के वर्ग में हमारा ये भी आ सकता है कि उनके स्वार्थ की पूर्ति ही रहा था। जो भी आप देख सकते हैं, अभी तक हमने 18 पॉइंट देखे जिसमें सभी में स्वार्थ, सिर्फ अपना अपना किए जा रहे हैं सभी। तो देखिए इसका निष्कर्ष क्या लिखता है, भारतीय न केवल अपने आर्थिक और सैनिक साधनों की वृद्धि करने में असमर्थ रहे, बल्कि इसी अभाव के कारण उनकी वृद्धि का विकास आधुनिकता की और ना हो सका। उनकी वृद्धि किस तरीके से ना हो सकता, मॉडर्न की तरह। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव में भारतीय परंपरावादी बने रहे और इस कारण वे अपने शासन, आर्थिक ढांचा, सामाजिक व्यवस्था आदि जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी नवीनतम जन्म दे सके और ना उनमें परिवर्तन कर सके। ऐसी स्थिति में जीवन के किसी भी क्षेत्र में उन्नति ना कर सके और पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत पिछड़े गए। इसका अंतिम परिणाम भारत का गुलाम हुआ। तो हमारा भारत किस तरीके से गुलाम हुआ था आप देख सकते हो, इसके परिणाम कैसे निकले कि इसका अंतिम परिणाम भारत का गुलाम होना हुआ। और थैंक यू जो कि आपने अभी तक वीडियो देखा। और ये क्वेश्चन आपको हम अगेन बता सकते हैं कि आपकी ये 4 क्वेश्चन दे रखे जो कि काफी इंपॉर्टेंट, और इस चारों क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक होगा और ये 4th सेमेस्टर का है। देखिए आपको कोई डाउट, क्वेरी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को मैसेज करके बता सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। 4 क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और प्लस इस क्वेश्चन में से आपके 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे जो कि सभी का आंसर सेम होगा। आपका एक क्वेश्चन तो अटेंड करना ही है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप और इसका आंसर आप देख ही सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।